हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। और अब तो भैया आपको एकदम जी जान से लग जाना है। बस यही आपको अपने दिमाग में रखना है कि ना अब वफा होगी ना तो वफा की बात होगी। अब जिससे भी मोहब्बत होगी वो पेपर के बाद होगी। अगर मोहब्बत हो भी गई तो मना कौन करेगा, अगर मोहब्बत हो भी गई तो मना कौन करेगा। लेकिन ये मोहब्बत बस किताबों से दिन रात होगी, इतना ध्यान देना है बच्चों। अब आपको अगर दिल लगी करना है भाई, किताबों से करो। कहते ना कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, लगी हो आग तो बस आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो आग जलाना होगा भैया। आज के इस वीडियो में हम आप सबके बहुत ज़्यादा कहने पर, आपकी बहुत सारी डिमांड थी कि सर बायोलॉजी में वन शॉट लाया जाए। तो बच्चों आप सभी के कहने पर आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के संपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही फ्रेम में कवर करने वाले हैं। और आपको बता दें, पूरे बायोलॉजी में पहला ही चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसके अलावा एक चौथा या पांचवा चैप्टर वो थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं तो सब एकदम हलवा, एकदम मक्खन वाले चैप्टर हैं। बट डोंट वरी, इस चैप्टर को भी हम आज बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। अगर हम हैं तो टेंशन तो नहीं लेना बबुआ, ठीक है ना भाई। हमारे अंदर भी जब तक जान है आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको टॉप करवा करके मानेंगे, क्योंकि अब की बार बस 90+ पार अपना यही फंडा है। चलिए भैया देखिए, सबसे पहला देख लेते हैं। आपका टॉपिक है कि लघु बीजाणुधानी क्या है। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना यानी पराग कोष की संरचना को आपको बताना है। इसका सचित्र वर्णन पूरे या तो बच्चों 3 नंबर का पूछा जाएगा भैया, और वैसे 5 नंबर में चांस बहुत कम होता है, 3 में ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझना कि पराग कोष, अगर पराग कोष की स्ट्रक्चर को हम समझे बच्चों, भाई जगह कहीं पर है, थोड़ी बहुत बची है। देखिए पराग कोष में अगर बात करें तो पराग कोष की यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, संरचना है ना, जुबान है हो जाता है। तो संरचना अगर देखें बच्चों तो इस तरह से बना होता है। अगर यहां पर देखें तो इस तरह से इसमें आपको 2 पालियां इसमें दिखाई पड़ती हैं, समझिएगा। ये एक पराग कोष की स्ट्रक्चर है बच्चों। तो पराग कोष में ध्यान से समझना, इसमें होते कितने हैं तो 2 पालियों में बटा होता है पराग कोष। पराग कोष में 2 पालियां होती हैं, और ये दोनों पालियां भैया जैसे हमने बताया कि एक दरार के माध्यम से ऐसे विभाजित होती है। अब इसके अंतर्गत भी 2 होते हैं और इस वाले में भी आपके 2 होते हैं, ठीक। कहने का मतलब यहां पर अब 2 हो जाएंगे, इसमें भी इसमें भी। तो इस तरह से अगर देखें तो एक ये वाला हो गया, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, 4 हो गया। यानी इसमें कितनी पालियां, 2 पाली, ठीक है। अब इन 2 पालियों में भी भैया आपके 2-2 होते हैं। इस तरह से टोटल कितने कोष्ठ हो गए, तो इसमें कोष्ठ की बात करें, कितने कमरे हो गए, कितने कोष्ठ हो गए, 4। अब इन्हीं 4 कोष्ठों को नाम दिया जाता है लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं भैया, लघु बीजाणुधानी। तो मतलब समझ में आ गया लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। तो पराग कोष में 2 पालियां होती हैं, दोनों पालियों में भी 2-2 कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार एक पराग कोष में 4 कोष्ठ होते हैं, और इन्हीं 4 कोष्ठों को रसगुल्लों क्या कहा जाता है तो कहते हैं लघु बीजाणुधानी। अगर परिभाषा पूछ लिया जाए भैया तो पराग कोष में लिखेंगे 2 पालियां होती हैं, प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। इस तरह से एक पराग कोष में 4 कोष्ठ होते हैं। इन्हीं 4 कोष्ठों को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। आई बात समझ में इतना। तो लघु बीजाणुधानी क्या है, परिभाषा आप लिख सकते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठना बच्चों, क्योंकि ये नोट्स अगर आप बना लेंगे ना तो भैया रामबाण साबित होगा। इतना आसान आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, किस चीज का है तो ये लघु बीजाणुधानी, बोले तो पराग कोष की ही समझिएगा, ठीक है। अब पराग कोष में ऐसे ये सब लिखने वाली चीजें तो अभी एकदम मक्खन लगेंगी, केवल ये समझ लेना कि इसमें पहले 4 प्रमुख भाग होते हैं। लघु बीजाणुधानी में कितने 4 प्रमुख भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 4 भाग। सबसे पहला अंतस त्वचा बोलते हैं, या इसी को बाह्य त्वचा। सबसे पहला बाह्य त्वचा,
ठीक है ना, सबसे बाहरी परत जो होता है। दूसरा अंतस्थीसियम, ठीक है। तीसरी परत क्या होता है बच्चों, मध्य परत इसको कहा जाता है। चौथी क्या होता है, टेपिटम होता है। और टेपिटम के कार्य, इसके कार्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। उतना तो लघु बीजाणुधानी की संरचना नहीं पूछता जितना ज्यादा टेपिटम के कार्य पूछता है। छोटे मतलब ये छोटा क्वेश्चन जब पूछता है 2 नंबर का, तो टेपिटम के कार्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कितने हो जाते हैं लघु बीजाणुधानी में, 4 प्रमुख भाग होते हैं। तो समझ में आ गया भैया। तो अब यहां पे समझना बच्चों, थोड़ा सा हम लिखेंगे कि लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना होती है जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर उपस्थित होती है। और इसकी संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, बाह्य त्वचा या अंतस त्वचा बोलते हैं, बाह्य त्वचा या अंतस त्वचा, ठीक। अब बाह्य त्वचा क्या है, तो भैया सबसे बाहरी वाली जो लेयर आपको दिख रही है, इसमें सबसे बाहर की जो परत है वो बाह्य त्वचा है। तो यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है और इसका प्रमुख कार्य होता है सुरक्षा करना, यानी परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। परागकोश का मतलब समझ लेना भैया, जिसके अंतर्गत परागकण होते हैं, ठीक, क्योंकि कोश का मतलब होता है कमरा, तो पराग कोश के अंदर पराग कण होता है बबुआ। तो पराग कोश को जो सुरक्षा यानी बाहर से एक आवरण प्रदान करता है वो कौन होता है, बाह्य त्वचा, ठीक है ना। उसके बाद भैया अंतस्थीति, ये अंतस्थीसियम आ जाएगा। दूसरा अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम क्या है भैया, तो ये बाह्य त्वचा के भीतर की परत होती है, एक भित्ति होती है और ये प्रायः एक स्तरीय होती है, यानी एक लेयर वाली। देखिए ये आपको दिख रहा है ना भैया, ये चीज जो इधर से, ये एक स्तरीय एक झिल्ली होती है और इसकी कोशिकाएं पराग कोश के स्फुटन में मदद करके पराग कणों को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। मतलब अंतस्थीसियम का काम यह है कि पराग कोण, मतलब जो पराग कोश होता है उसमें स्फुटन करता है। स्फुटन का मतलब झिल्ली जब फटती है तो उसी से परागकण बाहर निकलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे इस तरह से अगर भैया कोश है, ये पराग कोश है, अब इसके अंतर्गत परागकण है तो परागकण बाहर निकलेंगे। तो कब, ये जब झिल्ली फटती है, और किसके कारण फटती है, तो ये अंतस्थीसियम, इसकी कोशिकाएं ही क्या करती हैं, स्फुटन में मदद करती हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया बबुआ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर करते चलना, डाउट नहीं रखना है। हमने क्या बोला कि सबसे पहली जो परत होती है बच्चों, बाह्य त्वचा, बाह्य, ये सबसे बाहरी परत होती है भैया, किसकी, परागकोश की या लघु बीजाणु, मतलब ये लघु बीजाणु या लघु बीजाणुधानी की। इसका प्रमुख कार्य होता है क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरी बात हमने बताया अंतस्थीसियम होता है। अंतस्थीसियम यानी ये दो आपको दिख रहा है बाह्य परत, तो बाह्य परत से निचली एक परत जो होती है अंतस्थीसियम, ये एक स्तरीय होते हैं, एक लेयर होता है, एक झिल्ली होती है। और इसका प्रमुख काम यह है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं भैया, इसकी कोशिकाएं पराग कोश में स्फुटन करके, स्फुटन का मतलब वो पराग जो कोश में दरारें पड़ी होती हैं, जब दरारें वही चटकती हैं यानी दरारें फटती हैं तो उससे परागकण बाहर निकलते हैं, तो परागकण के बाहर आने में मदद करती है। आई बात समझ में, तो भैया 2 हो गए। अब उसके बाद बचता है मध्य परत, फिर टेपिटम। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट करते चलना बबुआ, हो गया भाई, चलिए स्क्रीनशॉट करते चलना, मजा आने वाला है भैया आज। चलिए अब उसके बाद देखना है बच्चों, अब बचता क्या है आपका, हमने बताया तीसरा आ जाता है मध्य परत, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाता है बबुआ, तो मध्य परत। अब मध्य परत होता क्या है, तो मध्य परत में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेकर देखिए ये, तो मध्य परत अगर हम बात करें तो ये लगभग 1 से 3 लेयर वाली एक क्या होती है, झिल्ली होती है, ठीक है ना। ये लगभग क्या होती है, देखिए यहां कि 1 से 3 परतों वाली एक पतली क्या है, कोशिकाओं की बनी एक भित्ति यानी एक दीवार होती है। और इसकी कोशिकाएं प्रायः नष्ट होकर के बीजाणु जनन जो ऊतक होते हैं उनको पोषण प्रदान करती है। सबके काम याद रखना, इसमें बताया सुरक्षा प्रदान करती है, ये परागकणों को यानी बाहर निकलने में मदद करती हैं, और इसकी कोशिकाएं नष्ट होकर के क्या करती हैं, जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद भैया आपका ये चौथा आ जाता है टेपिटम। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है इस चैप्टर में कि टेपिटम क्या है, टेपिटम के कार्य। तो टेपिटम क्या होता है भैया, ये लघु बीजाणुधानी या परागकोश की सबसे भीतरी यानी सबसे क्या है, भीतरी यानी अंदर वाली लेयर होती है। तो लिखेंगे यह परागधानी की सबसे भीतरी व एक विशेष परत होती है और इसकी कोशिकाएं बड़ी लंबी व बहुकेंद्रीय होती हैं। अब टेपिटम के कार्य हमने बताया, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है
कि टेपिटम के कार्य क्या होता है बबुआ। तो टेपिटम के कार्य में ध्यान देना सबसे पहला कि यह पराग कण के बाह्य भित्ति पर एक तैलीय परत बनाता है, ठीक, एक जो ऑयली लेयर होती है उसको बनाने का काम करता है। दूसरा, यह स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। ये क्या है, तो ये पराग कण की एक बाहरी परत होती है जो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण करना। तीसरा है कि इसमें हार्मोन्स का भी स्राव होता है, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, टेपिटम के कार्य होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं बबुआ, छाप के रखना, टपकेगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, चलिए चलते हैं भाई आगे। अगला, पराग कण या लघु बीजाणु, हमने बताया ना पराग कण या इसी को लघु बीजाणु, ठीक है। चलिए अब देखिए, पराग कण या लघु बीजाणु, लघु बीजाणु पूछ ले या पराग कण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यह टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, तो भैया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पराग कण का पूरा सचित्र वर्णन, कभी कभार आ जाता है कि पराग कण का नामांकित चित्र बनाइए, तो भैया कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान से समझना, इसको ज्यादा रटने की, मतलब ये सब कुछ जो लिखा है ये बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए पराग कण होता क्या है, पराग कण या लघु बीजाणु, तो भैया ये क्या होता है, नर, मतलब ये प्रथम, किसी भी अगर हम बात करें पुष्प के अंतर्गत, ये क्या होती है, एक प्रथम नर युग्मकोद्भिद होता है, यानी एक प्रथम कोशिका होती है, ठीक है, प्रथम कोशिका होती है। जनरली अगर इसका हम आकार बात करें तो भैया इसका आकार होता है लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर के करीब, इसका क्या होता है, आकार होता है। अब इसमें अगर हम वैसे देखें, ये तो इसका मतलब आमाप हो जाएगा, माप। आकार में देखें तो ये कैसे भी हो सकता है भैया, अंडाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है, ठीक है ना। प्रायः ये गोलाकार ही होता है, एक कोशिकीय होता है, ध्यान देना, और एक केंद्रकीय होता है, ठीक है। तो ये होता है पराग कण। अब पराग कण की बच्चों स्ट्रक्चर समझ लेना, ये तो अपने आप रट में, मतलब रट लेंगे आप अपने आप एकदम से बिना देखे ही, ठीक है। जैसे इसको ध्यान से समझना जो कुछ हम बना रहे हैं, ठीक है। और इसके बाहर से एक और लेयर बना देते हैं कोरोना वायरस टाइप का, इस तरह से, ठीक। ये आपको साफ साफ दिख रहा है ना। अब उसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपका पराग कण का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसके अंतर्गत यहां पे क्या है, एक मान लेते हैं कोशिका है, उसी में एक रिक्तिका भी हो जाएगा, ठीक। अब समझिएगा, जो पराग कण होता है ना बबुआ, पराग कण में दो प्रमुख भाग होते हैं, यानी पराग कण में के निर्माण में दो ही प्रमुख भाग शामिल होते हैं। सबसे पहला होता है बाहर, जिसको बोला जाता है बाह्य चोल, क्या कहते हैं, बाह्य चोल, ठीक है बबुआ। ये बाह्य चोल जो होता है ये बाहर से, मतलब बाहर का सबसे आवरण होता है, ये खुरदुरा होता है, थोड़ा मजबूत होता है, और ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ, एक विशेष प्रकार के पदार्थ जिसका नाम होता है, ठीक, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है बाह्य चोल। अब ये काम क्या करता है, जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ होता है ये पराग कणों को लंबे समय तक प्रिजर्व करता है, यानी लंबे समय तक क्या है, इसको पराग कणों को सड़ने से बचाता है। भाई देखा होगा कि पराग कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं पौधों में, तो रास्ते में भाई क्या है, बहुत सारी, मतलब कुछ तो मिट्टी में गिर जाते हैं, कुछ इधर उधर चले जाएंगे, तो वो जल्दी मतलब सड़ने ना पाए, ठीक, और जल्दी नष्ट ना होने पाए, इसके लिए ये जो बाह्य चोल होता है, ठीक है, यही क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और जो बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है। अब उसके बाद जो एक अंदर से अगर हम बात करें, एक इसके अंदर की मान लेते हैं, ये वाली अंदर से एक जो लेयर होती है उसको कहते हैं बबुआ अंतःचोल। क्या कहते हैं भाई, अंतःचोल,
अब जो अंतःचोल होता है ना बच्चों, अंतःचोल ये एक पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से बना होता है। पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है, ठीक है ना, पेक्टोसेलुलोज। और ये अत्यंत एक मुलायम सी कोमल सी झिल्ली होती है, और इसी में बीच बीच में ये जो आपको गैप दिख रहे हैं, ये छोटा सा, ये क्या होता है, जनन छिद्र होता है। और यहाँ पर भाई बना तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अत्यंत एकदम कोमल रहता है, यूं समझिए यहाँ पर रहता ही नहीं है, भले ही बना दिया गया है, ठीक, लेकिन उसमें होता नहीं है इतना। तो ये क्या होते हैं, परागकण में दो भाग होते हैं, ठीक है ना। हमने क्या बताया, अब देखिए लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब कुछ भी नहीं है कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है, ठीक, और प्रत्येक परागकण एक कोशिकी, एक केंद्र की, अगुणित और साथ में गोलाकार, ठीक, प्रायः गोलाकार ही होता है, ठीक है ना। और इसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है, और विभिन्न प्रजातियों में इसका जो आकार होता है लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर के करीब होता है। फिर हमने बताया बच्चों कि ये जो परागकण होता है ना बबुआ, परागकण में, अब भैया इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहां पर कोशिका द्रव्य भरा रहेगा आपका, ठीक है, इसमें जीव द्रव्य होता है, ठीक, ये डैश डैश जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने बताया कि इसमें ये इसकी लेयर, दो लेयर होती है। तो परागकण में दो आवरण होते हैं। सबसे पहला बाह्यचोल। बाह्यचोल में अभी क्या कुछ बताया है, ये आप देख रहे हैं कि बाह्यचोल यह एक मोटा व खुरदुरा भाग होता है, और बाह्यचोल एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से मतलब बना होता है, ठीक है। इस पदार्थ के कारण ही परागकण गहरे रंग के होते हैं तथा लंबे समय तक क्या है, सुरक्षित रहते हैं। अभी हमने बताया ना भैया कि इसी के कारण ही क्या होता है कि परागकण की जो बाहरी परत होती है वो अत्यंत मोटी यानी खुरदुरी होती है, और इसी के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं और साथ ही लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। आई बात समझ में। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे हम अंतःचोल। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भाई। अगर मजा आ रही हो बच्चों तो एक प्यार से लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी मार दीजिए फटाक से, ठीक है, क्योंकि आपके लिए भाई इतना कुछ कर रहे हैं, अगर आप भी कुछ नहीं करेंगे तो हमको दिल से बुरा लगेगा, सच बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बबुआ आगे देखते हैं। अब देखिएगा इसमें, ठीक, इसमें देखिए ये तो आपको फिगर वैसे भी उसमें पड़ा है, ध्यान समझना। अब दूसरा हो जाएगा अंतःचोल। अब अंतःचोल में क्या बताया कि यह एक अत्यंत पतली मृदु व कोमल झिल्ली नुमा एक संरचना होती है, और यह पराग मतलब ध्यान देना, यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहता है, और यह बाह्य चोल की जो भीतरी परत होती है, बाकी बात करें तो यह पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से बनी होती है, जैसा कि हमने यहां पर बताया है आपको, ठीक है ना। और बाह्य चोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, छिद्र कुछ हैं भैया, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। मतलब ये जो छिद्र हैं इनको जनन छिद्र कहा जाता है, ठीक है ना, जनन छिद्र कहा जाता है, जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। हमने बताया ना कि इस जगह पर जो होता है स्पोरोपोलेनिन वह अनुपस्थित होता है। क्यों? इसलिए ताकि उसी स्थान से भैया पराग नलिका निकल सके और जाकर के ये परागण की प्रक्रिया हो सके, ठीक है ना। तो अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर एक लंबी पराग नली के रूप में बाहर निकलती है। मतलब ये जो ऐसा आपका परागकण बना है, तो जब यहाँ पे भैया बात आती है परागण की, तो उस टाइम ये एक ऐसे लंबी नली नुमा संरचना यहाँ से ऐसे निकलती है, तब जाकर के क्या हो जाता है, पॉलिनेशन यानी परागण प्रक्रिया होती है। तो समझ में आ गया बबुआ, ठीक है। परागकण में हमने बताया बाह्यचोल, अंतःचोल, ठीक, दो ही लेयर होते हैं, इन्हीं से दोनों से बना होता है। बाह्यचोल हमने बताया स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है, जो क्या करता है परागकणों को एक तो भैया लंबे समय तक प्रिजर्व करता है, दूसरा इसी के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं। दूसरा अंतःचोल। अंतःचोल में हमने बताया कि ये अत्यंत कोमल एक झिल्ली होती है, पतली सी, ठीक है ना, और ये पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। और इसी में क्या होते हैं भाई, इसी के बाहरी तरफ जगह जगह पर छिद्र होते हैं,
छिद्र जो जनन छिद्र कहलाते हैं, और बाकी देखा आपने फिगर में देखा वो रिक्तिका बनाया गया था और बीच में एक केंद्रक था, ठीक है ना। तो ये इतने कुछ होते हैं। उन्हीं जनन छिद्र में से एक लंबी पराग नलिका निकलती है, ठीक, जो परागण में सहायक होती है, ठीक है ना भैया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ। चलिए अब देखिएगा, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था इसलिए हमने इसको उठा लिया। वैसे देखिए इसमें ज़्यादातर टॉपिक आज हम फिनिश कर देंगे, बचे खुचे 2-4 टॉपिक हो सकते हैं छूटे, और उनको भी भाई हम जब अलग से एक और वीडियो लाएंगे, ठीक है ना, जैसे पहले से तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले से 8वें चैप्टर के, तो उनमें भी बचे खुचे हम खत्म कर देंगे, ठीक। इसलिए ये मत कहना कि सर इसमें आपने ये टॉपिक छोड़ दिया वो छोड़ दिया। ये वन शॉट वीडियो है बच्चों। वन शॉट में मतलब यूं समझना, जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उन्हीं क्वेश्चन को हम इन्वॉल्व किए हैं, ठीक है ना। बाकी खत्म करेंगे जो बचा खुचा है उसको भी अदर वीडियो के माध्यम से। देखिए आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास को संक्षेप में पूरा समझाना है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या है भैया, यानी वही चीज पूरी की पूरी प्रक्रिया समझाना है। जैसे आपकी फिगर में देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है, इसमें आप परागकोश को देख रहे हैं एकदम प्रारंभिक अवस्था। इसमें थोड़ा सा ये पोर छिद्र, इसमें देखिए दरारें बनना मतलब ये पूरा का पूरा इसमें इसकी संरचना बन गई कैसे। फिर यहाँ से भैया इसको काट कर निकाला गया है, पोलन ग्रेन इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको वाल्व हटा कर दिया खाया गया, तो ये इस तरह से। तो मतलब ये जो क्रमिक परिवर्तन होता है कैसे होता है वही तो समझाना है ना, कि नर युग्मकोद्भिद का पूरा विकास समझाना है, ठीक है ना। रटना नहीं रसगुल्लों, इसी फिगर को देख करके एकदम से समझ लेना है, और इसी फिगर के मदद से हम आज आपको बताने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें तो ये परागकोश के हमने बताना स्फुटन की अवस्था है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आप देखें बच्चों तो यहां पर देखें भैया, तो ये आपको इस तरह से कुछ, एक मिनट, इस तरह से देखें तो आपको ये दो, हमने बताया ना कि परागकोश में आपको ये दो क्या हैं, पालियां दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है ना। दो पालियां दिखाई पड़ रही हैं, इनमें इसकी संरचना थोड़ा कुछ अलग हो गई है, यानी इसमें थोड़ा विकास हुआ, क्रमिक विकास। उसके बाद ये थोड़ा फूल कर तैयार हो गया, तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक। इसमें ये काट कर दिखाया गया है कि इसमें पोलन ग्रेन यानी परागकण कैसे हैं, और इस वाले में तो पूरा स्पष्ट यहाँ पे परागकण दिखा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए लिखना कैसे है कि देखिए परागकोश के स्फुटन के समय, यानी परागकोश जब फूटता है तो स्फुटन के समय एक तो मध्य स्तर और टेपिटम दोनों नष्ट हो जाते हैं। मध्य स्तर क्या है, टेपिटम क्या है भैया, पहले ही आपने लघु बीजाणु धानी के अंतर्गत देख लिया, यानी परागकोश की संरचना में, ठीक है ना, बताया था कि 4 लेयर होते हैं। तो जिसमें से क्या होता है, तीसरा वाला यानी मध्य स्तर और सबसे चौथा यानी टेपिटम, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार क्या होता है कि परागकोश में अब केवल बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, यानी जो होता है ना बाह्य त्वचा बताया, और अंतस्थीसियम जो अंतः त्वचा, यही दोनों शेष रह जाते हैं, ठीक है ना। और प्रायः परागकोश का जो स्फुटन होता है वो अनुदैर्घ दरारें बनने के कारण, देखिए भैया इसमें आप देख रहे हैं ये दरारें दिखाई पड़ रही ना, ये चीज, ठीक है, दरारें दिख रही हैं। तो कहना इन्हीं दरारों के बनने के कारण होता है, जो प्रायः 2 परागधानियों के मिलने का स्थान होता है, ठीक। अब 2 परागधानियां यहां पर दिख रही हैं, यहां पर भी ये मिल रहा है, तो 2 परागधानियों का जो मिलने का स्थान होता है उसी से तो दरार बनेगा, वहीं से वो दोनों अलग हो जाते हैं, तो वहीं से फिर स्फुटन के फलस्वरूप परागकण क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना कुछ इसमें लिखना है, कुछ भी भैया इसमें देखिए नया इन्वॉल्व हमने नहीं किया है। इसमें यही बताया कि परागकोश के स्फुटन के समय, ठीक, उसमें क्या होता है कि एक टेपिटम दूसरा मध्य परत दोनों नष्ट हो जाते हैं। फिर बाह्य त्वचा यानी सबसे बाहरी लेयर और इसके मतलब इसके नीचे वाली जो लेयर है अंतः त्वचा, वही दोनों शेष रहते हैं, ठीक। वही दोनों बताया कि शेष इसमें रहते हैं। उसके बाद फिर बताया कि इसमें जो पराग ये कण का स्फुटन होना है वो प्रायः दरारों के बनने के कारण ही होता है, और ये दरारें 2 परागकोश के मिलने का ही स्थान होता है, और इन्हीं के स्फुटन से क्या होता है, परागकण बाहर निकलते हैं। तो आई बात समझ में भाई, इसमें कुछ भी मतलब डिफिकल्ट है नहीं है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट इतना करिए, पहले आधा हो गया। चलिए अब उसके बाद इसका आधा पार्ट देखते हैं अगला। अब इसमें देखिए, इसमें परागकण के पूरे संरचना को दिखाया गया, उसमें तो परागकोश था, अब इसमें परागकण, अभी जो परागकण हमने देखा वही की पूरी यहाँ पे प्रक्रिया को दिखाया गया है।
ध्यान से समझना, हर एक स्तर पर, हर एक ठीक सिस्टमेटिक ढंग से जो पूरा क्रम है समझना। इसमें देखिए भैया, पराग कोश से स्वतंत्र होने से पहले ही पराग कणों का अंकुरण हो जाता है। यानी जब पराग कोश से पराग कण बाहर नहीं निकलते हैं उसके पहले ही उनका अंकुरण हो जाता है, यानी उसके पहले ही। और इस क्रिया में सर्वप्रथम पराग कणों का जो केंद्रक होता है वो पराग कण भित्ति की ओर जाकर के समसूत्री विभाजन कर लेता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। भैया देखिए, ये न्यूक्लियस है, अगर हम बात करें तो इसका केंद्रक है, नाभिक है, ठीक। तो ये देखिए यहां पर आकर के देखिए कोशिका विभाजन करके ये देखिए बट रहा है, समसूत्री विभाजन हो गया। तो यही चीज बोल रहा है कि इसमें क्या होता है भैया कि ये केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जा करके ये क्या है, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या है, दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। तो दो केंद्रक में विभाजित हो गया है भैया, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो बड़े वाले केंद्रक को, इसमें दो केंद्रक दिख रहे हैं, तो बड़े वाले केंद्रक को क्या कहा जाता है, तो बड़े वाले केंद्रक को केंद्रक मतलब नली केंद्रक कहते हैं, और छोटे वाले को, जो छोटा है, इसको जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? इस फिगर से ही समझना है और कुछ नहीं। जनन केंद्रक होता है, और प्रायः इस अवस्था में पराग कण जो होते हैं पराग कोश को छोड़ देते हैं। अब पराग कण जो होता है वो पराग कोश को छोड़ चुका होता है, यानी बाहर निकल चुका होता है, ठीक। तथा पराग कणों का जो आगे का विकास है वो मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। मतलब ये जो आपको एक घुंडी नुमा संरचना इसमें दिख रही है नीचे, इसमें भी एक लाइनिंग निकली है। अब यही जाकर के कह रहा है कि ये आगे कहां पर जाएगा बबुआ, तो ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र कैसे बनता है, यही तो होता है पुष्प की संरचना में, हमने पहले ही एक वीडियो में बताया है भैया, ठीक। ये पूरा इस तरह से बनता है। तो ये क्या होता है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है, और ये आपका पूरा का पूरा अंडाशय होता है। इसी के अंदर क्या है, बीजांड, बीजांड के अंदर बीज होते हैं। तो जब पराग कण यहां पर आएगा तो पराग नलिका निकलती है, ये पराग नलिका ही अंदर तक पहुंचती है। तो वही चीज कह रहा है कि जब ये पराग कण पराग कोश को छोड़ देता है तो भैया कह रहा है इसके आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है ना। और परागण की क्रिया द्वारा पराग कण जो होता है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर यहां पर देखिए पहुंच जाते हैं, और जहां पर इनका क्या है, अंकुरण हो जाता है। तो ये पूरा क्या है, नर युग्मकोद्भिद, मतलब पराग कोश से पराग कणों का विकास कैसे होता है, यानी कैसे पराग कोश फूटता है, कैसे परागकण बाहर निकलता है, फिर पराग कणों का अंकुरण कैसे होता है, कैसे परागण होता है, सारी चीजें भैया इसमें है, ठीक है ना। तो इसको हमने एकदम सरल से सरल वर्ड्स में लिखा है ताकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो इजिली समझ जाएगा। चलिए इसको भी भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं भाई आगे, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, बीजांड का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है ना। इसमें क्या है, बीजांड का सचित्र वर्णन करना है, ठीक, कि बीजांड क्या है, बीजांड का सचित्र वर्णन करिए। या फिर अगर जैसे ये ना पूछे तो ऐसे पूछ लेगा कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसे पूछता है। अब बीजांड में भी अगर हम प्रमुख भाग में देखें तो भैया आपका एक होता है बीजांड वृंत, ठीक है, इसी में बीजांड द्वार होता है, फिर उसके बाद ये अध्यावरण होता है, फिर उसके बाद इसमें आपका एक ये भ्रूण कोश होता है, मतलब ये पूरा ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है ना। इसी में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की 3 गुच्छा है, समझना। अब देखिए बीजांड है क्या, तो देखिए हमने बताया कि भैया जो जायांग में अभी बताया बच्चों, इस तरह से हमने फिगर बनाया था अभी ये, ठीक, और नीचे से जाकर के ये इसे फूल जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है भैया, स्त्री, देखिए भैया जो पुरुष में होता है, ठीक, नर जननांग, उसको पुंकेसर कहा जाता है, और स्त्री केसर होता है स्त्री में, ठीक। और पुंकेसर में अगर हम बात करें तो जैसे पुमंग होता है उसकी इकाई, इसी तरह में इसमें स्त्री केसर में जायांग होता है। तो जायांग का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, ये सबसे निचला हिस्सा होता है, फूला हुआ होता है। अब इसी हिस्से को कहते हैं अंडाशय। अंडाशय में बच्चों क्या होता है, यहां पर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर ही क्या होता है रसगुल्लों, बीज भरा होता है। तो हमें ये जो फूला हुआ हिस्सा है अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड है, इसी की स्ट्रक्चर को समझना है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे कि भैया जायांग का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड एक सफेद अंडाकार संरचना
होती है। अब इसमें कौन से प्रमुख भाग होते हैं वो आपको फिगर में एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला बीजांड वृंत। अब देखिए बीजांड वृंत जो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है ना, ये चीज। अब बीजांड वृंत ध्यान देना, ये बीजांड वृंत जो भाग होता है बच्चों, ठीक, बीजांड वृंत वो भाग होता है, वह भाग होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है। अपरा आपने देखा उसमें जनन वाले में, मानव जनन में बताया। मानव जनन में अगर अपरा की बात करें, अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है, तो ये वो भाग होता है जिससे क्या होता है कि भैया जो गर्भाशय और गर्भाशय की बात जो लेयर होती है उसके बीच में, यानी शिशु को पोषण देने का एक जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, यानी जो जुड़ा होता है वो अपरा होता है। तो ठीक उसका काम भी यहां पर सेम है, ठीक है। तो ये बीजांड का वह भाग होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है, और बीजांड पर उपस्थित वह बिंदु जहां बीजांड वृंत इससे यानी अपरा के साथ जुड़ जाए उसे हाइलम कहते हैं। और ये देख रहे हैं भैया ये कहां पर जुड़ा है, यहां पर, ठीक है ना, ये यहां पर ऐसे में देखिए, ये यहां पर ऐसे है, तो ये यहीं से जुड़ा हुआ है, और ये जहां से जुड़ा होता है हाइलम कहा जाता है। बस थोड़ा याद रखना है। देखिए संरचना में जब भी होता है वर्णन करना, तो इसमें कौन सा भाग क्या होता है, यही हमने बताया ना सबसे पहले भैया कि बीजांड का वह भाग होता है जहां ये क्या है, अपरा से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर हमने बताया कि बीजांड के अंतर्गत वह बिंदु जहां ये बीजांड वृंत अपरा के साथ जुड़ जाता है उसी को नाभिका या हाइलम कहा जाता है, ठीक, हाइलम या इसी को नाभिका कहा जाता है, ठीक है ना, हाइलम या नाभिका दोनों, ठीक। चलिए तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके आगे के भाग को समझेंगे। हो गया। अब आगे देखते हैं अध्यावरण। अगला क्या है भैया, अध्यावरण। देखिए यह बीजांड का मतलब एक या दो स्तरीय उपचर्म एक युक्त एक बाह्य स्तर होता है, ठीक है ना, मतलब ये एक या दो लेयर में एक बाह्य स्तर होता है, और इसमें एक छोटा सा छिद्र, ठीक, बीजांड द्वार पाया जाता है, और बीजांड द्वार का विपरीत छोर निभाग कहलाता है। समझिए, पहले इसको ध्यान से देखना फिगर में, इधर तो हमने फिगर बनाया नहीं है, देखिए कह रहा है कि अध्यावरण की, अध्यावरण में ध्यान से समझना। यहां पर देखिए ये क्या है, अध्यावरण। हमने बताया कि अध्यावरण क्या होता है, एक या दो लेयर वाली, ठीक है, परत होती है, और इसी में क्या होता है कि बीजांड द्वार, ये आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है ना, यहां से ये बीजांड द्वार होता है। अब बीजांड द्वार का जस्ट अपोजिट यानी ऊपर की तरफ चले जाओ कि ये भाग कहलाता है निभाग, ठीक, यही तो बोल रहा है भैया, इसमें और कुछ भी तो नहीं है बच्चों। अगर आप देखेंगे तो यहां पर यही कह रहा है कि यह बीजांड का एक या दो स्तर वाला बाह्य स्तर होता है, और इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको बीजांड द्वार कहा जाता है, और बीजांड द्वार का जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा, ठीक है, मतलब बीजांड द्वार का जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा यानी बीजांड द्वार ये है, इसका अपोजिट यही तो होगा, वो क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। इतनी बात पल्ले पड़ गई। चलिए बबुआ आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, अगला है बीजांड काय। काय का मतलब ही होता है शरीर, काया। तो बीजांड काय क्या है, यह गुरु बीजाणुधानी या बीजांड, क्योंकि बताया ना पहले भी शुरू में ही बताया कि जो गुरु बीजाणुधानी है वो किसको, बीजांड को ही कहते हैं। तो यह गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के मतलब शरीर को यानी बाहर से उसके लेयर यानी परत को दर्शाता है, शरीर को दर्शाता है। यह मृद्युतकी कोशिकाओं का बना होता है जो अत्यधिक भोजन संचय करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है बीजांड काय। अब होता है भ्रूणपोष, यही प्रमुख होता है, इसको भी कभी कभार अलग से एक दो नंबर की परिभाषा पूछ लेता है। भ्रूण कोष, कोष का मतलब कमरा, ठीक है ना। तो भ्रूण कोष क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक। यह गुरु बीजाणुधानी में धंसी हुई लगभग अंडाकार युग्मकोद्भिद संरचना होती है बच्चों। और ये भ्रूण कोष की बात करें तो ये अत्यधिक पतले पेक्टिव मतलब पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से ही बना होता है या उससे घिरा रहता है, और अंदर की ओर यह 7 कोशिकाओं युक्त होता है। भ्रूण कोष की ये सभी कोशिकाएं जीव द्रव्य तंत्र के द्वारा जुड़ी होती हैं। मतलब अगर आप फिगर से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप देखें बच्चों तो सबसे अंदर हमने बताया ये धंसी हुई एक संरचना है। इसमें अगर आप देखें तो ये कोशिकाओं का गुच्छा दिख रहा है आपको, कोशिकाओं का गुच्छा दिखा, ठीक है। अब यहां पर भी आपको ऐसे कोशिकाओं का गुच्छा दिख रहा है बबू,
ठीक, और यहां पर भी 2 कोशिकाएं। तो इसमें ये 7 कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, गुच्छा होता है। अगर इन कोशिकाओं को नाम देखें तो भैया इनको अलग अलग प्रतिमुखी कोशिका कहा जाएगा, बीच ऊपर वाले को, ठीक है ना। इसमें देखिए एक ध्रुव, एक केंद्रक होता है, फिर उसके बाद इसके अंतर्गत यानी अंड कोशिका या इसमें सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो ये इनमें 7 कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसी में ये क्या है, मतलब धंसी रहती हैं पेक्टोसेलुलोज नामक, ठीक, पदार्थ से। तो ये हो जाता है आपका बीजांड की स्ट्रक्चर, बीजांड की संरचना। हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे स्टार्टिंग में, लेकिन इतना याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया मेहनत तो हर हाल में करना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी हमने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि पूरे बायोलॉजी में सबसे आपका डिफिकल्ट चैप्टर यही माना जाता है, लेकिन हम इतना डिफिकल्ट होने नहीं देंगे, इतना याद रखना। चलिए, हो गया भैया, तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए एक बार, इतना हो गया। और उसके बाद ये चीज, अब आगे देखते हैं। अब है भैया परागण क्या है, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है परागण, ठीक। अब परागण के अंतर्गत इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2024 में भी 2 से 3 सेट में आया था, 23 में भी पूछा था, 22 में तो 2 से 3 सेट में आया था। परागण यानी पॉलिनेशन। परागण मतलब क्या है, वर्ड का मतलब समझ लीजिए कि परागण है क्या। तो पराग कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एकदम आसान से शब्दों में, कि पराग कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचना होता है, इसी प्रक्रिया को परागण कहा जाता है, ठीक है ना भैया। चलिए, जैसे यहां पर हम देखते हैं, जैसे अब यहां पर परागण की बात समझ ले, तो जैसे यहां पे एक पुष्प है, ठीक, ये दूसरा है, तो इनका परागकण उसमें पहुंच जाए, तो यही क्या है, परागण। अब परागण में 2 प्रकार का परागण होता है, एक पर परागण, मतलब एक स्वपरागण, दूसरा पर परागण, ठीक है ना। तो स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है, चलिए अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर परिभाषा एक और तरीके से लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कोई एक फूल है, समझिए बबुआ, एक फूल है और यहां पर एक फूल है, तो किसी एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प में पहुंचाना या एक पुष्प के पराग कणों का उसी जाति के दूसरे पौधे तक पहुंच जाना, यह भी परागण कहलाता है। तो आप इस एक और तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यही तरीका हमने यहां पर लिखा है। पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब परागण के बाद पुंकेसर और जो दल होते हैं वो गिर जाते हैं, और बाह्य दल या तो भैया गिर जाता है या फल में एकदम से विलुप्त, मतलब उसी में मिल जाता है, ठीक। अब परागण 2 प्रकार का होता है बबुआ। पहला है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए स्वपरागण होता क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कोई पौधा है, अब इसमें क्या है, हम फूल लगा दिए रहे भैया, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में चहना, मतलब चेहरा जनाब का है ना। चलिए यहां पर देखिए फूल लग गए, है ना, फूल लग गए बबुआ। अब फूल लग गए तो पत्तियां भी तो लगनी जरूरी है बच्चों, ठीक, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर समझिएगा, अब हमको पहले देखना है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, ये एक फूल बना है। अब जब क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण, ठीक, यानी एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाएं या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है स्वपरागण। स्व का मतलब अपने आप में ही। हमने क्या बताया बच्चों कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प में रह जाएं या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में पहुंच जाएं, तब यह क्या कहलाएगा, स्वपरागण। आई बात समझ में, कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में रह जाएं या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में पहुंच जाएं, तब हो जाता है यह घटना स्वपरागण।
ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहीं पर लिखेंगे जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को बबुआ क्या कहते हैं, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं भैया, स्वपरागण कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब देखिए स्वपरागण के लाभ भी पूछा जाता है, हानियां भी बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है ना, तो इस समझ में आ गया बहू। तो यहां पे हम लिख देते हैं जैसे लाभ, ठीक, यहां पर हम बता भी देते हैं लाभ क्या है इसमें। तो लाभ ये है इसमें पौधों की वंशता बनी रहती है स्वपरागण में। ठीक, लाभ ज्यादा पूछता है, हानि, ठीक है, हानि भी पूछता है। अब दूसरी चीज ये है कि भैया इसमें परागकण अधिक खर्च नहीं होते हैं, इसमें परागकण अधिक खर्च नहीं होते। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं भैया, नहीं होते हैं, बाकी हम बता भी दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा एक और लिख लेते हैं बच्चों कि, ठीक है ना, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं, मतलब जैसे कोई कीट है ना, जैसे हो गया भैया मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, इन सभी के द्वारा परागण होता है। तो इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इतना याद रखना, इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसके लाभ हैं। ठीक है ना, तो लिख सकते हो, ये चीज हम यहां नहीं लिखे हैं, इसके नीचे तो यहीं पर ऐसे थोड़ी जगह में लिख दिया, लाभ इसके यही हैं। तो एक तो भैया इसमें पौधों की जो वंशता है बनी रहती है, यानी नए लक्षणों का विकास नहीं होगा। दूसरा इसमें परागकण बहुत अधिक खर्च नहीं होते हैं, कम खर्च होते हैं। वो क्यों, क्योंकि जब एक ही पौधे के अंदर परागकण आना है तो खर्च कहाँ से होगा। तो तीसरा हो जाता है इसमें माध्यम की कोई जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हानि पूछ ले तो हानि यह है कि हानि अगर पूछ लिया जाए तो हम हानि भी लिख दे रहे हैं भाई। हानि अगर पूछ लिया जाए तो पहला, इसमें नए लक्षण का विकास नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा भाई, नए लक्षण आते ही नहीं, नए लक्षण का विकास नहीं होता है। दूसरी, ठीक है, ठीक, इनके पौधे दुर्बल यानी कमजोर होते हैं, पतले दुर्बल होते हैं। एक और इधर तीसरा लिख दे रहे हैं बबुआ। ठीक, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी पौधे बहुत ही कमजोर रहते हैं। ठीक, जब कमजोर रहेंगे तो भैया रोग कोई भी लगेगा, खत्म पेड़। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, याद रखना। तो ये रहा लाभ और ये रही कुछ हानियां। ठीक है ना, तो भैया लाभ है जहां, हानि भी है वहां। चलिए इसको छाप लीजिए, हो गया ना बबुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो रहा भैया स्वपरागण, अब परपरागण भी देख ले हैं। चलिए अब परपरागण को समझते हैं भैया। परपरागण, ठीक, देखिए स्वपरागण अगर जैसे उदाहरण पूछ लिया जाए तो स्वपरागण अत्यंत जो छोटे पौधे होते हैं उनमें होता है, जो जिसमें फूल व फल बहुत छोटे छोटे लगते हैं। अब देखिए परपरागण की बात कर लें तो भैया अभी परपरागण में, जैसे स्वपरागण में हमने देखा तो एक ही पुष्प के अंदर होता है, बट परपरागण में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे यहां पर हम दो पौधे बना रहे हैं, इसमें हम दो पौधे इस तरह से बना ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमने लगा दिया फूल, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है ना। कवि ने क्या सुंदर कल्पना की है। चलिए अब यहां पे भैया हम क्या कर रहे हैं, पत्तियां भी इनकी बना दे रहे हैं, है ना, फटाक से। ठीक, क्योंकि जो टॉपिक ज्यादा पूछा जाएगा भैया इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। देखिए अब बच्चों यहां पे अगर देखिए, अब पर का मतलब पर का मतलब दूसरा, है ना। पर परागण, पर का मतलब किसी दूसरे पौधे में। अब
जब क्या होता है बच्चों, किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं रसगुल्लों, देन उसको क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। अब पर परागण में ध्यान देना, उसी जाति का होना चाहिए। पता चले ये नीम है या महुआ है, नहीं होगा बबुआ, ठीक। यानी जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे मतलब पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं, देन इस घटना को कहते हैं पर परागण। अब पर परागण के लिए बच्चों सबसे जरूरी चीज यह है कि माध्यम की जरूरत होती है। तो यहां पर जैसे माध्यम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहां पे माध्यम के रूप में मान लिया कि एक तितली है। अब मान लिया यहां पे क्या है, माध्यम के रूप में एक तितली है, ठीक है। तो एक तितली के द्वारा यहां पर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन यानी परागण हो रहा है, ठीक। जैसे ये एक तितली है, अब क्या है, इस तितली के द्वारा ही इसमें क्या है, परागकण एक स्थान से यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचा है। तो हमने बताया ना कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए बच्चों, तो इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं रसगुल्लों, पर परागण, पर परागण कहते हैं। अब पर परागण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो माध्यम। परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। और पर परागण के लिए पुष्प को क्या है, माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी माध्यम की जरूरत होती है। अब बच्चों इसमें भी अगर कोई पूछ लिया जाए बबुआ लाभ क्या है, तो लाभ हानि दोनों लिखाते हैं। लाभ यह है कि पहला लाभ, इसमें नए लक्षण विकसित होते हैं, नए लक्षण विकसित होते हैं। दूसरी चीज भैया, दूसरी चीज ये होती है, इनके फूल व फल बड़े होते हैं, फूल व फल बड़े होते हैं। तीसरी इसमें यह लाभ है कि इन पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, ठीक है। मतलब और भी बहुत ज्यादा है, तीन तीन लिखिए बहुत है। अब हानियां भी तो कुछ होनी चाहिए बबुआ, हाँ बिल्कुल है। हानि यह है पहला कि इनको माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्हें माध्यम का मतलब इसमें भाई पक्षी द्वारा हो सकता है, जंतु द्वारा हो सकता है ना। अब जैसे हमने बताया ना कि जैसे इसमें चमगादड़ द्वारा भी हो सकता है, गिलहरी द्वारा भी हो सकता है, मधुमक्खी द्वारा भी, तितली द्वारा, किसी से भी परागण हो सकता है। तो जब तक माध्यम नहीं रहेगा, जैसे वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, तो इन्हें माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है, माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है, माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी हानि यह है कि इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं। परागकण क्योंकि भाई एक जैसे हवा चल गई है, एक जगह से भाई दूसरी जगह परागकण उड़ के जा रहे हैं, तो रास्ते में भैया न जाने कितने परागकण तो रास्ते में ही रह जाएंगे, न जाने कितने उड़ के वहां तक पहुंचेंगे, तो परागकण ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। तीसरी चीज, इसमें पुष्प के रंगीन व सुगंधित होने, पुष्प के रंगीन व सुगंधित होने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च होती है, अधिक ऊर्जा खर्च होती है। भैया अधिक ऊर्जा खर्च होगी, भाई पुष्प को रंग बिरंगा दिखना है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऊर्जा खत्म होगी, बिल्कुल होगी बच्चों, ठीक है। इन्हें माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता, हमने बताया, क्योंकि जब तक माध्यम नहीं, जैसे अगर वायु चली तो होगा जिनमें वायु परागण होता है, ठीक। क्योंकि परागण कभी कभार पर परागण के प्रकार में पूछ लेता है, तो भैया जैसे एक होता है जंतु परागण, वायु परागण, जल परागण, ठीक है ना। और एक कृत्रिम परागण भी होता है जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो जैसे जंतु के द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहेंगे, वायु के द्वारा जिसमें परागण होगा वायु परागण। जैसे हो गया भैया आपका, जैसे गन्ना हो जाएगा, गन्ने के अलावा जैसे ज्वार बाजरा हो जाएगा, धान गेहूं में, इनमें वायु के द्वारा चलता है, ठीक। अब जैसे कीट में हो गया, कीट परागण में भी सालविया हो जाता है आपका, रात की रानी हो गया, इनमें कीटों के द्वारा परागण। कदम वगैरह में तो भैया इसमें क्या होता है, जैसे चमगादड़ के द्वारा होता है। तो मतलब ऐसे, और वायु जल परागण में जैसे बेलिसनेरिया हो गया, कमल हो गया,
ठीक है ना। तो हाइड्रला हो गया, इन सब में जल के द्वारा परागण होता है तो जल परागण कहते हैं। तो इसको हमने बताया ना, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं अलग से एक और वीडियो में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहले प्रमुख टॉपिक इसमें आज हम निपटा देते हैं, ठीक है ना बबुआ। 1 मिनट भाई। चलिए हो गया भाई, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। इस स्वपरागण में कर लिया, इसको भी कर लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब आगे देखिए निषेचन क्या है। निषेचन, ठीक, निषेचन किसे कहा जाता है। अब निषेचन आपने भाई पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, हाई स्कूल में भी थोड़ा थोड़ा झलक देखा है इन सब का। बीजांड वगैरह सब हाई स्कूल में भी है, आपको पता है। भ्रूणकोश सब पढ़ा है, फल वगैरह भी सब कुछ हाई स्कूल में भी है, बायोलॉजी में। लेकिन निषेचन किसे कहा जाता है, तो नर यानी पुष्प के नर युग्मक तथा मादा युग्मक का जब संयोग होता है यानी संलयन होता है तो इस घटना को निषेचन कहते हैं। और निषेचन भैया ये क्या है, परागण के बाद होने वाली प्रक्रिया, यानी पहले पॉलिनेशन हो जाएगा तब उसके तुरंत बाद निषेचन होता है। तो हमने क्या बताया बबुआ, ठीक, हमने ये बताया कि भैया जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक, नर युग्मक और मादा युग्मक का जब क्रॉस होता है, ठीक, तो इससे क्या होता है, युग्मनज बनता है बबुआ, ठीक ना, जाइगोट। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। यही प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, ठीक। यानी नर तथा मादा युग्मक के संयोग में, क्योंकि ये नर युग्मक भी आगुणित होता है, ये n होता है, जैसे ये n होता है मिलके 2n हो जाता है। तो नर तथा मादा युग्मक के संयोग को या संलयन को कहते हैं निषेचन। और निषेचन बबुआ परागण के तुरंत बाद की होने वाली प्रक्रिया है। तो 1 नंबर में परिभाषा पूछता है। अब निषेचन के बाद इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है बबुआ दोहरा निषेचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, आपके एग्जाम में टपकेगा और हर साल टपकता भी है। द्विनिषेचन कहेगा या दोहरा निषेचन क्या होता है, बड़े ही गौर से समझिएगा, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए भैया, भ्रूण कोश के निर्माण के समय पराग नलिका में दो जो नर केंद्रक होते हैं, दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह व्यवहार करेंगे। इनमें से एक नर युग्मक क्या होता है, जब भ्रूण कोश में पहुंचता है तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिल जाता है और दूसरा वाला बबुआ जो नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक से संयोग कर लेता है। अर्थात देखा जाए तो यहां पर एक ही टाइम पर यानी एक ही समय में एक ही भ्रूण में क्या हो रहा है बच्चों, एक ही भ्रूण कोश में 2 बार यानी 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। इसीलिए इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन भी कहा जाता है या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि द्विनिषेचन क्या है। ठीक, हमने क्या बताया, यहां पे ध्यान समझना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए थोड़ा आपको अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पराग नलिका में, पराग नलिका में हमने बताया कि पराग नलिका के अंतर्गत बच्चों, पराग नलिका में मान लेते हैं कि 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, एक यहां पर है आपका फर्स्ट वाला, ठीक, फर्स्ट नर युग्मक और ये सेकेंड, ठीक, सेकेंड नर युग्मक। समझिए इतना, ठीक है ना, क्योंकि रटने से चीजें याद नहीं होती, याद रखना बबुआ। ठीक, केवल समझ सकते हैं तभी कुछ होगा, नहीं तो आप रट्टा चाहे जितना मारिए कुछ नहीं होने वाला। हमने क्या बोला कि पराग नलिका में 2 नर केंद्रक होते हैं, दोनों नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। इनमें से एक जो नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक किससे संलयित हो जाता है, तो भैया ये अंड कोशिका से, ये अंड कोशिका से मिल जाता है। ठीक है ना, एक क्या होता है अंड कोशिका से भैया यहां पे क्या कर लेता है, इसके साथ संलयन कर लेता है। और जो दूसरा वाला नर युग्मक है ये क्या करता है, द्वितीयक केंद्रक से मिल जाता है, द्वितीयक केंद्रक से मिल जाता है। ठीक, द्वितीयक केंद्रक से मिल जाता है। ठीक है ना, ये इससे अगर देखें तो एक निषेचन भैया यहां पर भी तो निषेचन हो रहा है,
यही तो होता है ना, क्योंकि ये नर युग्मक है और ये अंड कोशिका मादा युग्मक है। एक निषेचन यहाँ हो गया, यहाँ पर दूसरा नर युग्मक है, ये द्वितीयक केंद्रक से मिल रहा है, तो यहाँ पर भी एक निषेचन हो गया। यानी एक ही, अगर हम बात करें एक ही टाइम पर एक भ्रूण कोश में क्या हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रहा है। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहा जाता है। आई बात समझ में भैया? अब तो क्लियर हो गया होगा कि द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन क्या होता है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भाई? चलिए आगे चलते हैं, एकदम मजे में देखते चलिए बच्चों, सब अच्छे से छापते चलिए। हाँ भैया, ये टॉपिक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है, बड़ा लाजवाब, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। इसको भी हम स्टार बना दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। भ्रूण पोष, कोष नहीं, भ्रूण पोष। पोष का मतलब पोषण वाला, भ्रूण पोष। बस इतना जानो कि होता क्या है। जैसे भैया आपने चना चबाया है, अरे चबाते होगे, है ना? तो भैया यहाँ पर जो चने के अंदर जो आप खाते हैं, जो गूदा वाला भाग होता है, खाने वाला भाग है क्या, वही है भ्रूण पोष, वही भ्रूण पोष है। मूंगफली खा रहे हो जो कुछ है, भ्रूण पोष। बादाम खा रहे हो, वो पूरा का पूरा भ्रूण पोष ही है। भ्रूण पोष कहने का मतलब ये होता क्या, एक प्रकार का ये पोषक ऊतक है, ठीक। यानी ये खाने वाला भाग होता है और इसी में से सारी प्रक्रिया होती है। यानी जब अंकुरण वगैरह होता है तो इसी के अंतर्गत होता है। आपने भली बात ये देखा भी होगा, ठीक है ना? तो भ्रूण पोष अगर पूछ लिया जाए भैया, एक नंबर में जैसे कभी कभार पूछ लेता है भ्रूण पोष क्या है, तब क्या लिखोगे कि भ्रूण पोष एक पोषक, भैया यहाँ पे पोष होगा, कोष नहीं, भ्रूण पोष एक पोषक ऊतक होता है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद होता है। भ्रूण पोष भ्रूण के विकास व बीज के अंकुरण के समय उपयोग में आता है। यानी बीज का जब अंकुरण होता है ना, तो उसको जो कुछ ऊर्जा मिलती है, जो कुछ भी मिलता है बच्चों, वो भ्रूण पोष ही देता है। तभी जाकर के पौधा क्या है, वो जमीन के से बाहर निकलता है, ठीक है ना? अब अगर हम बात करें तो भैया भ्रूण पोष के प्रकार पूछता है कि इसके प्रकारों का भी क्या है, विवरण कीजिए। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना? इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, केंद्रीय भ्रूण पोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूण पोष, तीसरा हेलोबियल भ्रूण पोष होता है, ठीक है ना? तो चलिए एक एक को अच्छे से मतलब अच्छे से समझते चलते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, सबसे पहला है कि केंद्रीय भ्रूण पोष। इस प्रकार के भ्रूण पोष विकास में भ्रूण जो पोष होता है वो एक केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है, जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं और भ्रूण पोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। मतलब अगर हम बात करें तो ये वाला जो भ्रूण पोष होता है बच्चों, ठीक, ये वाला जो भ्रूण पोष होता है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से बनता है। और बीच में बच्चों यहां पर इसमें क्या होता है, एक रिक्तिका बनती है, ठीक है, एक रिक्तिका बनती है बच्चों। और यहां पर भैया जैसे हमने बताया ना कि ये ऐसे पार्ट डिवाइड कर दिया जाए, तो ये यहां पर, ठीक, ऐसे यहां पर जो होता है, अगर हम बात करें तो यही क्या हो जाता है, भ्रूण हो जाता है, ठीक है। यही क्या हो जाता है बच्चों, ये होता है आपका भ्रूण, ठीक। और यहां पर ये एक हमने बताया ना कि इसमें क्या बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका, एक रिक्तिका बन जाती है, ठीक है ना? ठीक, चलिए जितना कुछ कहा जाए बस उतना लिखना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि भाई ज़्यादा के चक्कर में सब नाश हो जाता है, ठीक। तो ये आपका हो जाता है कौन सा भ्रूण पोष, केंद्रीय भ्रूण पोष। यही तो इसमें बताया कि इस प्रकार के भ्रूण पोष विकास में भ्रूण पोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बना देता है। इसमें बहुत सारे केंद्रक मतलब होते हैं, इसमें बन जाते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और उसके अलावा हमने बताया कि इसमें ये बाद में विन्यासित होते हैं और भ्रूण के उसके मतलब भ्रूण पोष के बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। ये आपने देखा, एक रिक्तिका बनकर तैयार हो रही है, ठीक है ना? तो समझ में आ गया बबुआ, क्लियर? चलिए छाप लीजिए जल्दी से। हो गया भाई? अब चलते हैं आगे, अगला टाइप देख लेते हैं इसका। अगला है कोशिकीय भ्रूण पोष, दूसरा है भैया, यहां पे पहला ही लिखा है, ये दूसरा है आपका, ठीक,
दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष। अब देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, ठीक है, इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, अतः यह आरंभ से अंत तक कोशिकीय अवस्था में ही रहता है। सामान्यतः इस प्रकार के भ्रूणपोष में चूसकांग विकसित हो जाते हैं। मतलब जो है इसका आकार कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, एक मिनट। ठीक इस तरह से होता है। और इसमें ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें इस तरह से, इस तरह से, यानी इसमें चूसकांग हो जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना बबुआ, इस तरह से। ठीक, ये तो आपका पूरा का पूरा हमने बताया ना कि भैया ये आपका पूरा का पूरा भ्रूणपोष की संरचना है, ठीक। ठीक है ना, ऐसा। तो ये तो पूरा हमने बताया कि भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष है। बाकी ये आपका जो है भ्रूण है, ठीक है। तो यहां पर हमने यही तो बताया, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें फिगर थोड़ा आपको समझना होता है, ठीक। फिगर में हमने बताया इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिकीय भित्ति का निर्माण होता है, ठीक। और इसके अलावा इसमें बताया कि शुरू से लेकर अंत तक ये कोशिकीय अवस्था में ही रहता है, ठीक है ना, कोशिकीय अवस्था में। और सामान्यतः इस प्रकार के भ्रूणकोश में चूसकांग पाए जाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक आ जाता है आपका हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष ये क्या है, ये आपका जो पहला देखा केंद्रीय और उसके अलावा कोशिकी, दोनों के बीच का हम मान लें, ये दोनों के बीच का जो भ्रूणपोष होता है वो होता है हेलोबियल। तो यह केंद्रकीय तथा कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य का भ्रूणपोष होता है। यह केवल एक बीजपत्री के हेलोबियल में पाए जाते हैं, इसी कारण इनको हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें बीजांड द्वार और निभागी प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। अगर हम इसको देखेंगे भैया तो इस तरह से ये बनता है, ठीक है ना, ये थोड़ा से बड़ा से, ठीक। अब हमको पता है कि भैया इधर वाला पार्ट और इधर पार्ट दोनों अलग। ये होता क्या है बच्चों, ये तो हमने बताया कि पूरा का पूरा ये भ्रूणपोष है, ठीक है, भ्रूणपोष है बबुआ। अब उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें क्या बताया गया, ये वाला भाग तो हमने बता दिया कि भैया भ्रूण है। सबसे ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, निभाग। और उसके बाद ये सबसे निचला हिस्सा जो होता है बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार, ठीक है। तो ये 3 टाइप के भ्रूणपोष होते हैं। बस आपको इसमें प्रकार लिख देना है, बहुत ज्यादा मतलब गहराई में नहीं जाना क्या कुछ कैसे होता है, ठीक। आया समझ में? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं असंग जनन क्या है। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं। असंग जनन किसे कहा जाता है, असंग जनन, ठीक है ना। देखिएगा असंग जनन क्या होता है भैया, एक प्रकार पहले समझिए, इसमें एक अनिषेक फलन भी है, ठीक है, और ये असंग जनन भी है। अनिषेक बीजता भी पूछता है, बहुभ्रूणता पूछा जाता है, आभासी फल पूछा जाता है, मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो असंग जनन क्या है, इसको उदाहरण देकर समझाना है। देखिए बच्चों हमको पता है कि मतलब जब भी पौधे का निर्माण होता है कैसे होता है, तो भैया निषेचन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद उसमें अर्धसूत्री या समसूत्री मतलब कैसा भी विभाजन होगा, ठीक है ना, तब जाकर के नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन असंग जनन में क्या होता है, जब पौधे में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के अनुपस्थिति में ही, यानी इनके बिना ही जब किसी नए पौधे का निर्माण हो जाए, यानी बिना
अर्धसूत्री विभाजन के ही या बिना संलयन के ही या बिना लैंगिक जनन के ही बच्चों जब क्या हो जाए पौधे का निर्माण हो जाए, देन इस घटना को असंग जनन कहते हैं और इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और असंग जनन ये प्रमुखतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला कायिक जनन। अब कायिक जनन क्या होता है, मतलब जब पौधे क्या है भैया, कायिक जनन में ये होता है कि जब पौधों का निर्माण किसी जैसे कलम से हो जाए, कलिका वाले भाग से हो जाए, जैसे भाई गुलाब की आप गुलाब को काट कर लगा देते हैं, कलम लगाते हैं, तो उसको कायिक जनन कहा जाता है, ठीक है ना। इसी तरह गुड़हल के लिए हो जाता है। तो मतलब इससे बहुत सारे पौधे हैं जिनको आप उनकी कलम लगाते हो तो वहाँ कलिका वाले भाग से ही नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे इसी से पौधे का निर्माण हो रहा है। तो भैया कायिक जनन इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से बताया ना या तना, जो तना या पत्ती मतलब उत्पन्न होती है, उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया आदि, ठीक है ना। तो भैया जैसे गन्ना ही देख लीजिए, गन्ना हो गया, आलू हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे जो पौधे हैं उनमें क्या है, अगर हम बात करें तो बच्चों कायिक जनन द्वारा पौधे का निर्माण होता है। गुलाब भी इसी में आ जाएगा कायिक जनन में। तो इसमें बीज नहीं होते, आप बोलोगे इसमें बीज होते हैं, और मैं गुलाब में हमने देखा है, आलू में भी देखा है, उसमें फल लगते हैं, बीज लगता है। तो देखिए होता है, लेकिन वो क्या है कोई काम के नहीं, अगर हो भी जाएंगे कोई काम के नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आप लगा दोगे एक पौधा तैयार हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होता। वो पूरी तरह से मतलब क्या होते हैं, वो भैया कहने का अर्थ ये है कि बेकार होते हैं, इतना याद रखना। अब देखिए दूसरा है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या होती है, तो इस प्रकार का प्रजनन बीज के ही द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संलयन प्रक्रिया या फिर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यानी अनिषेक बीजता में होता क्या है, इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार के पौधे बीज के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन बीज के बनने में ना तो बच्चों संयुग्मन यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है, ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया असंग जनन क्या है और असंग जनन के प्रकार, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं बहुभ्रूणता किसे कहा जाता है बच्चों। बहुभ्रूणता नाम ही है भैया बहुभ्रूणता। बहु का मतलब बहुत सारे, बहु का मतलब बहुत सारे। अब देखिए बहुभ्रूणता क्या है, अक्सर अगर आप देखें तो बच्चों एक बीज में एक ही भ्रूण होता है भैया। जैसे अगर आम का पेड़ है तो आम का फल लगा है, तो आम के अंदर गुठली है, तो भैया उसमें एक ही बीज निकलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे हमने देखा ना बादाम है, बादाम का उसका पूरा बाहर की कवर निकालोगे तो उसमें एक बादाम निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये अक्सर ऐसा होता है, कभी कभार बहुत मतलब रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि हाँ 2 निकल आए, 3 निकल आए, नहीं तो नहीं होता है। जनरली एक बीज में एक ही भ्रूण होता है। लेकिन जब एक भ्रूण में एक से मतलब एक ही बीज में जब एक से अधिक भ्रूण हो जाएं, देन इस घटना को क्या कहा जाता है बच्चों, बहुभ्रूणता कहते हैं। बहु का मतलब बहुत सारे भ्रूण, ठीक है ना। जब एक समय में हमने बताया कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाएं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और बहुभ्रूणता की खोज बात किया जाए तो बच्चों, तो बहुभ्रूणता की खोज संतरे में सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना। चलिए लिखना चाहेंगे, प्रायः एक बीज में हमने बताया कि भैया एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण, यानी कब होता है, जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष, भैया जितने भ्रूण कोष होंगे उतने ज्यादा उसमें भ्रूण होंगे, ठीक है, तभी होता है। और बहुभ्रूणता की खोज बात किया जाए, सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में किया था, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाता है बहुभ्रूणता। आई बात समझ में। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। आगे देखते हैं आभासी फल। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आभासी फल या कहेगा मिथ्या फल या फिर कहेगा झूठा फल, इसी से संबंधित एक सत्य फल भी कहता है। आया था पिछली बार सत्य फल असत्य फल में, मतलब उदाहरण देकर समझाना है या अंतर भी पूछ लिया था। देखिए पहले समझेंगे सत्य फल क्या होता है, असत्य फल। सत्य फल और एक असत्य फल, ठीक है।
अब देखिएगा सत्य फल होता क्या है बच्चों। देखिए हमको पता है कि जो फल का निर्माण होता है, जब फल का निर्माण किससे हो जाए, अंडाशय से। क्योंकि ध्यान देना भैया, पूछा जाता है कभी कभार फल किसे कहते हैं, अंडाशय के परिपक्व भाग को फल कहते हैं, क्योंकि अंडाशय से फल, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो अंडाशय, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं, ठीक है। लेकिन असत्य फल में ऐसा फल जिनमें अंडाशय के अतिरिक्त, ठीक, यानी अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से भी हो। अन्य भाग में सबसे प्रमुख जैसे पुष्पासन हिस्सा ले ले, पुष्पासन, तो ऐसे फल को क्या कहा जाता है, असत्य फल या झूठा फल, या फिर कहते हैं मतलब इसी को मिथ्या फल या आभासी फल। कई नाम हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हमने बताया ना सत्य फल पूछ लिया जाए तो सत्य फल में जनरली जितने सारे फल होते हैं, अक्सर आपने देखा है आम है, अमरूद है, कुछ भी है तो सत्य फल है, क्योंकि अंडाशय से ही क्या होता है भैया, फल का निर्माण होता है, और बीजांड से बीज का। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा इसमें अन्य भाग भी शामिल हो जाएं पुष्प के, तब ऐसे फल को असत्य फल या आभासी फल या झूठा फल या मिथ्या फल कहते हैं। जैसे भैया सेब हो गया, नाशपाती हो गया आपका, ठीक, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सबके सब सत्य असत्य फल में आएंगे, ठीक है। तो देखिए निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है, वह पुष्प के शेष जो अंग होते हैं, भाग होते हैं, वो गिर जाते हैं, तो ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं, ठीक है ना। हमने बताया ना कि भैया क्या होता है कि जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो ऐसे फल सत्य फल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आभासी फल, तो हम लिखेंगे कि यदि फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल, ठीक है, या फिर झूठा फल या फिर मिथ्या फल कहते हैं। अब सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, तो भैया इसमें होता क्या है कि ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से देखिए पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। अगर सेब के बारे में बात किया जाए तो सेब के फल के निर्माण में पुष्पासन प्रमुख रूप से भाग लेता है, इसलिए सेब को क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं या झूठा फल कहते हैं या मिथ्या फल कहा जाता है। आई बात समझ में। चलिए भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा जरूर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, क्योंकि बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन आभासी फल है। तो जैसे हमने बता दिया ना, सेब हो गया आपका, ठीक, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया आदि, ये सभी के सभी क्या है भैया, आपके असत्य फल हैं या झूठा फल या आभासी फल। आई बात समझ में। तो ये कुछ इसमें प्रमुख टॉपिक है, और भी टॉपिक हैं बचे खुचे, उनको भी हम किसी और वीडियो में कवर कर देंगे। आपको परेशान नहीं होना है भाई, स्टार्ट कर दिया तो सबका पोस्टमार्टम होगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो भाई इस मेहनत के लिए, पूरी रात बैठ कर के ये पूरा टॉपिक तैयार किया आपके लिए, तो भाई इस मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार भाई आपके पास टॉपिक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।